आज हम वेक्टर्स का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये वेक्टर जो है ये क्लास 11 हो जाए 12 हो जाए फिजिक्स में, मैथ्स में क्लास 12 मैथ्स में तुम्हें वेक्टर का चैप्टर मिलेगा। तो वेक्टर जो है ये 11 हो जाए 12 हो जाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वेक्टर का अलग ही एक सीरीज बनाऊंगा जहां पे 6 या 7 पार्ट आएंगे वेक्टर्स के। तो उसमें सारे वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स का एकदम कॉन्सेप्ट, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब चीज पार्ट बाय पार्ट एक के बाद एक इस सीरीज में आता रहेगा। तो फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं विद वेक्टर्स। नाउ क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा दो क्वांटिटी, दैट इज वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पहला तो ये है कि इन दोनों में मैग्नीट्यूड तो है लेकिन स्केलर में डायरेक्शन नहीं है और वेक्टर में डायरेक्शन है। कहने का मतलब जैसे कि मान लो वर्क 5 जूल ऑफ वर्क, अगर हमें बोला जाए कि 5 जूल ऑफ वर्क हुआ है, किस डायरेक्शन में हुआ है, क्या हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है। हमारे पास सिर्फ ये रहता है कि वर्क 5 जूल का हुआ है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहता। पर उसी जगह पे अगर फोर्स बोला जाए तो हम लोग फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई, जैसे मान लो 10 न्यूटन ईस्ट, फोर्स के साथ डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि फोर्स लगा है 10 न्यूटन फोर्स लगा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। अगर मैं ये बेंच हो गया या फिर ये मार्कर ले लो, इसको अगर हटाओ तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। तो फोर्स का डायरेक्शन होता है, इसलिए फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर है। और दो तीन एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है हमारे पास, डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसे वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ऑब्वियसली अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेक्टर होगा। अब ये जो क्लास 9 की बात हो गई कि क्या स्केलर है क्या वेक्टर है। अभी जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि वेक्टर्स हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को शो कैसे करते हैं, फिर वेक्टर्स का एडिशन सब्स्टिट्यूशन, ये सब अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चीज ये दोनों याद ध्यान में रखो कि वेक्टर्स में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो आगे जितने भी चीज पढ़ेंगे उसमें मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सब चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, अभी देखेंगे कि हम लोग वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ओके, हम वेक्टर्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक लाइन, इसके सामने एरो है, ये जो लाइन बनाते हैं, इस लाइन का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और ये जो हेड है, एरो हेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ये ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स, और ये जो है ये है मैग्नीट्यूड और ये जो है ये है डायरेक्शन। जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है फोर्स 20 न्यूटन, तो ये जो 20 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, फोर्स ऊपर ऐसे एरो बना देंगे, इसका मतलब है वेक्टर फोर्स। तो ये जो ऊपर जो एरो हेड है, एरो हेड का जो ये लंबा जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, और सामने जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो ये हो गया वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि कभी कभी आपको मिलेगा कि ऐसा दिया हुआ है
तो ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट एरो हेड। अगर सिर्फ ऐसा भी एक बार जैसा अगर खींच दे तो भी हम ये मानते हैं कि ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्चुअल प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिस है, लेकिन कई बुक में अगर ऐसा भी मिल जाए, और भी दो तीन तरीके हैं वो भी बोल दूंगा, लेकिन अगर ऐसा भी मिल जाए तो वो भी रिप्रेजेंट करना है कि ये वेक्टर है। सिमिलरली अगर कुछ a इक्वल्स टू, मान लो a वेक्टर है, a वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 यूनिट साउथ, तो यहां पे हमें दो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड और एक दिया हुआ है इसका डायरेक्शन। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 4 यूनिट और ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा साउथ। तो ये एरोहेड का मतलब आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा तुम्हें कि वेक्टर्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और ये डायरेक्शन, दोनों मिला के वेक्टर्स बनते हैं। अब अगर सिर्फ ऐसा दिया गया, मैं इस एग्जांपल का बात कर रहा हूं, अभी जो भी मैं बोलूंगा मैं इस एग्जांपल से बोलूंगा। अब अगर ऐसा दिया हुआ है a इक्वल्स टू, सिर्फ a लिखा हुआ है, a का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। a का मतलब है a इक्वल्स टू कितना, 4 यूनिट। सिर्फ अगर a लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड कितना है, 4 यूनिट। a मॉड भी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है कि सिर्फ a का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ a का मैग्नीट्यूड। तो ये जो दो टाइप है, आइदर ओनली a या फिर मॉड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ओनली वो अल्फाबेट लिखो या फिर मॉड के अंदर डाल दो। और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक तो ये वाला 4 यूनिट साउथ, ये अगर है तो ये प्रॉपर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब तुम्हें कहीं कहीं ऐसा दिखाई देगा, ये तो ज्यादा मैंने बना दिया है। ऐसा दिखाई देगा कि a जो है ये पूरा बोल्ड में, ऐसा डार्क बोल्ड में, इसका मतलब भी है a वेक्टर। अगर ऐसा है तो भी समझ जाना कि ये 4 यूनिट साउथ पूरा वेक्टर है, पूरा मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। सिर्फ अगर a या मॉड a है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और a के ऊपर ये एरोहेड अगर है या फिर ऐसा बोल्ड a है तो समझ लेना ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को। अब यहाँ पे लगभग तो मैंने सब कुछ चीज बता दिया है, और एक चीज जान लो, ये जो वेक्टर है इसको जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि लेंथ लंबा हो तो उसको लंबा रिप्रेजेंट करेंगे, छोटा हो तो छोटा रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। जस्ट ये डिनोट करता है लेंथ और ये डिनोट करता है डायरेक्शन। ये जो लेंथ डिनोट करता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल, ये जो एरो है इसको बोलते हैं हेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसी से हमें अगला जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम लोग जब जाएंगे तो इसी से समझ में आएगा कि कैसे ऐड किया जाता है ऑल। तो ये जान लो, ये जो है ये है हेड और ये वाला पार्ट जो है ये है टेल। तो पहले तुम लोग ये सब नोट कर लो, इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। ओके, अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला है इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, ये बोलने से पहले एक चीज मैं जस्ट बोल देता हूँ, शायद वो इतना इंपॉर्टेंट ना भी हो लेकिन फिर भी, ग्राफ में अगर एक टाइम पीरियड पे यहाँ पे एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और मान लो कि एक वेक्टर यहाँ पे था t टाइम पे और t1 टाइम पे ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं, मान लो ये t टाइम पे यहाँ पर था, t डैश टाइम पे यहाँ पे, मींस 5 सेकंड पहले यहाँ था, 5 सेकंड बाद यहाँ पे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
चलो ये तो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने बोल के रख दिया स्टार्टिंग करने से पहले कि ये पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये हम लोग जो आगे और ज्यादा डिटेल्स में घुसेंगे तो जाके इसको और डिटेल्स में मैं बोलूंगा। चलो लौट के आते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला जो टाइप है वो है इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या है? अगर इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन बोले जाओ तो होगा दोस वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same magnitude and same direction। तो अगर तुम लोगों को इसका डेफिनेशन लिखना तो ऐसे लिख सकते, those vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction। मान लो ऐसा एक वेक्टर है और सेम वैसे एक वेक्टर है 5 मीटर ईस्ट 5 मीटर ईस्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। चलो मीटर तो डिस्टेंस, चलो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं या फिर वेलोसिटी मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड, ईस्ट ईस्ट, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। अगर ऐसा हो कि 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट और 5 मीटर पर सेकंड नीचे तो साउथ है साउथ, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल है। और अगर ऐसा हो गया कि इधर 5 मीटर ईस्ट और 5 मीटर वेस्ट, तो क्या ये दोनों इक्वल है? ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है उनका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अभी यहाँ पे एक चीज आता है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल उल्टा है कि ये इस तरफ से इसको ऑपोजिट में अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि मान लो अगर ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है, तो हम बी वेक्टर को बोल सकते हैं क्या? माइनस ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है, तो ऐसा टाइप ऑफ वेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या? नेगेटिव वेक्टर। तो टॉपिक था इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर तो समझ में आ गया होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अगर सेम मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो ये हो गया पहला टाइप। अब देखते हैं हम लोग दूसरा टाइप। सेकंड वन इज पैरेलल वेक्टर। अगर वेक्टर सेम लाइन में हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, अगर ऐसा हो तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या? पैरेलल वेक्टर्स। और इनके बीच में एंगल कितना होगा? एंगल होगा 0 डिग्री। अब जो तीसरा टाइप है वो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर तो समझ में आ ही गया होगा, एक वेक्टर ऐसे जाएगा और एक वेक्टर ऐसे आएगा, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उनको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और इनमें एंगल कितना होगा? मेरे ख्याल से 180 डिग्री होगा। अब चौथा जो है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स जो है उन वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं अगर वो लोग सेम लाइन में हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर वो सेम लाइन में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर। अब आता है नंबर 5 कोप्लेनर वेक्टर। तो ये जो चीज है मैंने तुम लोगों को प्लेन समझाया था कि ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, नीचे अगर देखो तो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब मान लो दो वेक्टर ये सेम प्लेन में, इसको मैं ऐसा रख सकता हूं, इसको अगर ऐसा रखा तो भी ये सेम प्लेन में, अगर ऐसा रखा तो भी ये इस प्लेन में, ब्लैक बोर्ड पे रखा तो भी ये इस प्लेन में। प्लेन मतलब कि एक ही प्लेन में अगर मैं इसको रख पाऊं उस वेक्टर को तो उसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। इसमें एक चीज अब जान लो कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। मैं इसको कैसे भी रख दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं तो देखो अभी इस प्लेन में आ गया। तीन वेक्टर हो सकता है कोप्लेनर हो सकता है कोप्लेनर ना हो। अगर तीन वेक्टर ऐसा है
तो हाँ ये तो प्लेन में है, ऐसा रख दो तो ये भी प्लेन में है। लेकिन अगर इस वेक्टर को मैं ऐसा रख दूं तो क्या अभी ये सेम प्लेन में है? नहीं, ये वाला एक प्लेन में, लेकिन ये दूसरे एक्सिस पे जा रहा है। अब ये देखो, ये दोनों तो चलो इस प्लेन में है, लेकिन ये इस प्लेन में नहीं जा रहा है, वो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर दूसरे प्लेन में जा रहा है, तो ये कोप्लेनर नहीं है। तो ये जान के रखो कि कोप्लेनर वेक्टर, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होता है। दो वेक्टर्स को कैसे भी रख दो वो हमेशा एक प्लेन में आ जाएंगे, कैसे भी रख दो, ऐसा रख दो तो भी इस प्लेन में आ गए, इस प्लेन में आ गए, ऐसा रख दो इस प्लेन में। दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। लिख के रख दो, any two vectors are always coplanar। कोप्लेनर समझ में आ गया ना? कोप्लेनर हो गया कि अगर वेक्टर सेम प्लेन पे लाइन कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ऐसे लिख के देते हैं उसका, वेक्टर्स which act in the same plane, which act in the same plane are called coplanar vectors। वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई करे उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। इसका तो वेक्टर, वेक्टर्स व्हिच लाई इन द सेम लाइन, सेम लाइन पे अगर लाई करे तो कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कॉन्करेंट वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये ज्यादातर फोर्स वाले वेक्टर में यूज होता है कि अगर एक ही पोजीशन से बहुत सारे वेक्टर्स निकल रहे हैं, इफ दे एक्ट ऑन द सेम लाइन, अगर सेम लाइन में एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, अगर सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, मान लो ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है और ये F3 वेक्टर है, और जिन्हें एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्करेंट वेक्टर। नेक्स्ट वन इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और उसका जो डायरेक्शन है वो हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब क्या? आर्बिट्रेरी तो मतलब समझ में आएगा आपको में, कोई सा भी डायरेक्शन। अब किसी चीज का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो उसका डायरेक्शन कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, तो उसका डायरेक्शन कुछ भी ले लो। तो अब बात ये आता है कि अगर जीरो वेक्टर्स बनाने का जरूरत ही क्या था? अगर कुछ मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो जीरो वेक्टर्स बनाने का जरूरत क्या था? अच्छा, पहले इसका डेफिनेशन लिख दो, फिर इसका आंसर मैं दे रहा हूं कि जीरो वेक्टर्स का जरूरत क्या है। ये है ए जीरो और नल वेक्टर, ए जीरो और नल वेक्टर is a vector, a zero or null vector is a vector that has zero magnitude and an arbitrary direction and an arbitrary direction। तो a zero null vector is a vector that has zero magnitude and an arbitrary direction। अब जीरो वेक्टर्स का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि मान लो दो वेक्टर्स को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और मान लो दोनों वेक्टर्स का जो वैल्यू है दोनों इक्वल है, तो मान लो मैग्नीट्यूड 7 7 दोनों का है, तो 7 - 7 तो 0 हो जाएगा, पर मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया लेकिन उसका डायरेक्शन 0 होगा क्या? नहीं। तो इसलिए जरूरत पड़ा हमारा ये जीरो वेक्टर का। अब ये सब करने के बाद हमारे पास एक वेक्टर बचता है जो है यूनिट वेक्टर। ये नंबर 1 पकड़ सकते हो, यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब है जिसका वैल्यू है 1, यानी कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट या फिर 1 बोल सकते हो। अच्छा, तो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसका जरूरत क्या है? उसका जरूरत
ये है कि यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम है, इट गिव्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन देता है। जैसे कि मान लो यहां सिलचर से गुवाहाटी तक का, इसमें अगर बोल दूं कि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक यूनिट वेक्टर 1 है, मान लो 1 है। इसका मतलब ये है कि सिलचर से गुवाहाटी तक का डायरेक्शन इस तरफ है। तो यूनिट वेक्टर जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन देता है। और ये डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो जाके समझ में आएगा कि ये यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। अब मान लो किसी ग्राफ में भी अगर दिया हुआ है कि इधर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर 1 है, यूनिट वेक्टर 1 है, 1 वेक्टर है, डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये 1 वेक्टर को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग आगे जाके जब पढ़ेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, कैप से, जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप या फिर ए कैप। ऊपर अगर ये कैप हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। और यहां पे सिर्फ दो चीज तुम याद रखो कि कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, और इसका वन एंड ओनली वन काम क्या है, इसका काम ये है कि इट गिव्स डायरेक्शन। कोई भी अगर एक मैग्नीट्यूड हो, जैसे मान लो 70 न्यूटन, उसके सामने अगर ये आई कैप या जे कैप लग गया तो हमें डायरेक्शन पता चलता है। अभी आगे जब हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि x y z एक्सिस होता है। तो x पे जैसे कि हम लोग i लेते हैं, y में j लेते हैं, इसमें k लेते हैं, यूनिट डायरेक्शन। तो अगर 70 न्यूटन हमारा मैग्नीट्यूड आया, उसके सामने i लग जाए तो हमें पता चलता है ये x एक्सिस की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो ये और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे जब इसका रिजोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे, इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो बस अभी क्या ये इतना याद रखो कि ये जो कैप है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और उसका काम क्या है, उसका एक वन एंड ओनली काम है, वो डायरेक्शन देता है, इट गिव्स डायरेक्शन। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी चलो वेक्टर्स के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट या फिर एक प्रॉपर्टी जो वेक्टर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है पैरेलल शिफ्टिंग। Now what is this parallel shifting? मान लो एक वेक्टर ऐसा है, या फिर एक वेक्टर ऐसा है, या फिर एक वेक्टर ऐसा है, और कुछ बनाओ क्या, चलो और एक बना लेता हूं, ऐसा है। हम लोग अपने सुविधा के अनुसार इनको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि इनको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट नियम ये है कि इनको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा नियम ये है कि ये वेक्टर जिस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है उसी बॉडी पे ये भी अप्लाई। ऐसा नहीं है कि ये एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा हो, इसको हटा के आप दूसरे बॉडी पे अप्लाई कर दिया, नहीं, एक ही बॉडी पे इसको इधर से शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि मान लो हमें कोई एक वेक्टर दिया गया है ऐसे और एक वेक्टर दिया गया है ऐसे, तो मैं इसको हटा के इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे ज्वाइन करा सकता हूँ, इसको ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकता हूँ। ये हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको शिफ्ट करके इधर ले आया तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम लोग जो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे तब जाके तुम लोग जानोगे कि दो वेक्टर्स को ऐसा लाके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इनका टोटल मैग्नीट्यूड एंड ऑल। तो वो बाद में, अभी पैरेलल शिफ्टिंग का बात समझो। पैरेलल शिफ्टिंग ये है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये यहाँ पे है तो इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पे ले जा सकता हूँ, ये यहाँ पे है तो इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ पे या इस तरफ कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ। कंपल्सरी नहीं है कि इसको ऐसे ऐसे शिफ्ट करे, इसको मैं शिफ्ट करके ऐसे ऊपर भी उठा सकता हूँ, इसी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करके मैं ऊपर भी उठा सकता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। और ये पैरेलल शिफ्टिंग आगे जब हम लोग एडिशन वगैरह सीखेंगे, हेड टेल मेथड वगैरह सीखेंगे, तब जाके इसके जो यूजेस है, एप्लीकेशन है, तब जाके समझ में आएगा। अब सिर्फ इतना जान के रखो कि वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली
शिफ्ट करा सकते हैं, अपने पोजीशन से पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो शिफ्ट होने के बाद भी जिस बॉडी पे वो वेक्टर अप्लाई हो रहा था उसी बॉडी पे ही वो वेक्टर अप्लाई हो रहा हो। तो ये हो गया पैरेलल शिफ्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। ओके, अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम लोग वेक्टर्स के बीच में एंगल्स कैसे देखते हैं। जैसे ये ए और बी, अगर मैंने पूछा कि कितना डिग्री है तो तुम बोलोगे सर 90 डिग्री है, करेक्ट। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए और बी इसके बीच में कितना एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, तो तुम लोग बोलोगे 120, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। अब तुम्हारा आंसर गलत क्यों हो जाएगा? एंगल ढूंढने के लिए जो हमारा मेथड है वो है टेल से टेल, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। अगर टेल से टेल या हेड से हेड जुड़ा हो तब भी जाके हम लोग एंगल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने तुम लोगों को सिखाया था ये टेल है और ये हेड है। यहाँ पे देखो ये जो जुड़ा हुआ है ये टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। तो अगर टेल टू टेल जुड़ा हुआ है तो सही है, इसका एंगल कितना है 90 डिग्री। पर यहाँ पे देखो क्या ये, मैंने इसको बनाया गलत है, सॉरी, ये इधर आएगा। हाँ, अब देखो, अब हो जाएगा तुम्हारा गलत, क्योंकि इधर देखो क्या ये टेल से टेल या हेड से हेड जुड़ा हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से ये हेड से टेल जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर ऐसा है, ये 120 है, इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करके ये वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये वेक्टर अब भी इसका टेल और इसका टेल इसको शिफ्ट करने के बाद ज्वाइंट हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 120 था पूरा 180 होता है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस एंगल, इस वेक्टर का जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे हेड से हेड जुड़ा हुआ है तो इसका एंगल जो है कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे देखो क्या हेड से हेड या टेल से टेल है? नहीं, यहाँ पे हेड से टेल जुड़ा हुआ है तो ये 150 डिग्री नहीं होगा। इसमें होगा कि इसको हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग करके ऊपर लेके आएंगे। तो मैं स्ट्रेट ऐसे ऊपर लेके आया तो ये पूरा 180, अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इधर थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आई थिंक अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एंगल निकालने के लिए हमेशा देखना पड़ेगा हमें कि अगर टेल से टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए या फिर हेड से हेड जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे टेल और हेड जुड़ा हुआ था इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पैरेलल शिफ्ट करने के बाद हमारा जो एंगल आया वो 60 डिग्री। इधर 150 दिया हुआ था, इसको पैरेलल शिफ्ट किया, इसके बाद जो एंगल आया वो एंगल कितना आया 30 डिग्री। अब चलो इससे रिलेटेड एक हल्का सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ वेक्टर दिया हुआ है, हमें 3 वेक्टर 4 वेक्टर दिया हुआ है और पूछा गया है कि सारों के बीच में एंगल क्या है वो निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जो ए है इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आ जाएंगे। जैसे कि ये बी है, ए को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ गए, सी तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, डी तो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था। तो अब देखो ये आ गया हमारा ए वेक्टर, ये सी, ये डी। तो ये तो 90 डिग्री था, तो बी और ए के बीच में कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। ए और सी के बीच में कितना हो गया 30 डिग्री। ये तो पहले से 90 डिग्री दिया हुआ था, ये 60 डिग्री दिया हुआ था, ये है 90 डिग्री। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी और ए में कितना डिग्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे 150 डिग्री, 150 डिग्री। बी और सी में कितना डिग्री है 150 प्लस 90 240 डिग्री। तो ऐसा करके किसी भी दो चीज का वेक्टर तुम लोग निकाल सकते हो। एक चीज याद रखो कि ये जो हमारा थीटा है वो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होगा, और कहां तक होगा 180 डिग्री। तो अब मैंने जो ये बोला 240 डिग्री, ये 240 डिग्री नहीं हो सकता। तो अगर 240 डिग्री नहीं हो सकता तो क्या होगा? अब देखो, अब मान लो दो वेक्टर ऐसा है 60 डिग्री। तो अभी तुम्हें इसका एंगल देखना है टेल टू टेल। तो टेल टू टेल तो मैं ऐसे भी देख सकता हूं,
या फिर मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं, ये अगर 60 है तो इधर से इधर क्या होगा 300 डिग्री। तो हमेशा याद रखना एंगल देखते टाइम हमेशा जो छोटा वाला एंगल है उसको लेना। ये अगर पीछे से देखें तो 300 होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसा अगर देखो तो हो जाता है 240। तो हम लोग ये वाला नहीं देखेंगे, हम लोग ये वाला देखेंगे। ये वाला कितना हो जाएगा 120। तो बी से सी का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो हमेशा ये याद रखना कि दो टेल टू टेल हो या हेड से हेड हो, हमेशा छोटा वाला एंगल देखना, बड़ा वाला मत देखना। हमेशा दो एंगल बनेंगे, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ, हमेशा छोटा वाला एंगल लेना। तो ये था रिगार्डिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कि आप लोग वेक्टर्स में एंगल कैसे निकालते हैं ना। अभी जो अगला टॉपिक है, ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक होगा, इसमें हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, अभी देखते हैं कि सिंपल वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये सब कैसे करते हैं। मेनली एडिशन, मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है हमें, एक दिया हुआ है कि 4 मीटर नॉर्थ और इधर से 3 मीटर ईस्ट। अब क्या करना है कि पहला जो वेक्टर है, दो वेक्टर है, पहला वेक्टर का जो टेल है वो सेकंड वेक्टर की हेड से जोड़ दो। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जोड़ के रखा हुआ ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। तो इसको ऐड जो होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, ये जो होगा वो होगा इसका रिजल्टेंट। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। अगर ये v1 है, वेक्टर 1 और v2 है, तो इसको ऐड करने का प्रोसेस है, इन दोनों को जोड़ो और ये जो आएगा ये हो जाएगा v1 प्लस v2। अब इसको समझने के लिए जैसे कि कोई भी ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, इन दोनों को पैरेलल शिफ्टिंग करके दोनों को मिलाओ और ये जो है, ये जो लास्ट वेक्टर का टेल से जो उस वेक्टर का हेड पे जो जाके टच करेगा वो हो जाएगा उसका रिजल्टेंट। इसको समझाने के लिए, जैसे कि इसको याद रखने के लिए ऐसा ही याद रखो, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बाद में बोल दो। दो वेक्टर दिया है, दो वेक्टर को पहले जोड़ दो। दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो पहला वेक्टर का टेल है, जैसे कि मान लो यहां पे दिखाता हूं, ये दो वेक्टर है, मैंने इन दोनों वेक्टर को हेड टेल मेथड से जोड़ दिया, इसका हेड पे इसका टेल लगा दिया। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला, फर्स्ट वेक्टर का टेल, ये पहला वेक्टर था, इसका जो टेल है, और सेकंड वेक्टर का हेड, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये बन गया हमारा रिजल्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे दो वेक्टर, पहले ईस्ट गया फिर वहीं से वो नॉर्थ गया। अब क्या करना है, पहला वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का हेड दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं करता हूं यहाँ पे, तो और ज्यादा क्लियर होगा ये हेड टेल मेथड जो है। अब मान लो A से कोई गया B तक 4 मीटर, मान लो A से कोई गया B तक 4 मीटर, फिर उधर से वो नीचे गया 3 मीटर, मान लो C तक गया, C से गया वो और 4 मीटर, मान लो ये D तक गया, फिर D से वो E तक गया और कितना, मान लो 3 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, या फिर ये और इसका टेल हेड और ये और इसका टेल हेड। अब हमें निकालना है ये पूरा निकालना है रिजल्टेंट। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो यहां पे देखो इसने इस डायरेक्शन में टोटल कितना मूव किया है, ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो उसने इस साइड में कितना मूव किया है, इधर 4 मीटर और इधर 4 मीटर, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो मेरे ख्याल से ये तो 8 हो जाएगा।
पैरेलल शिफ्टिंग करके, मान लो इसको उठा के पूरा इधर ले आया, इसको हटा के इधर ले आया, और इस तरफ कितना हो जाएगा, इधर 3 और नीचे और 3 हो जाएगा 6। तो हमें निकालना है ये इसका हाइट, ये हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो ये निकल जाएगा, h स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √100। h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। चलो कैलकुलेशन तो छोड़ो, कुछ भी आ जाए वैल्यू, वो मैटर नहीं करता। लेकिन ऐसे हम लोग छोटे छोटे जो वेक्टर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रोसेस में, हेड-टेल मेथड से। दिक्कत कब आता है कि ये तो कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ये 90 डिग्री आएगा, जैसे यहाँ पे बनाया था मैंने। जब 90 डिग्री नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करेंगे। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज थीटा जब नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, तब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते तो वहां पे एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का दूसरा लॉज है, वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोसेस से जो 90 डिग्री का है, इस प्रोसेस से हम लोग बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो छोटे मोटे कैलकुलेशन है वो सब कर सकते हैं ये हेड-टेल मेथड लगा के। अब एक चीज आता है, जब एडिशन हो रहा हो तो एक चीज आता है कि क्या वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब तो तुम्हें समझ में आता होगा। कम्यूटेटिव का मतलब तो समझ में आता होगा कि अगर a प्लस बी है वेक्टर, तो क्या इज इट इक्वल टू b प्लस a। तो चलो देखते हैं कि ये है कि नहीं। मान लो ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है b, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसकी टेल से इसकी हेड, तो ये आएगा, ये है a, ये है b, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो लिखता नहीं, मैं इधर दिखा देता हूँ a प्लस बी। अब हमने क्या किया, अब पैरेलल शिफ्टिंग करके b को पहले लेके आ गए, यहाँ पे आ गया b और a को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, यहाँ पे आ गया a, तो गलत हो गया जो भी है। अब देखो ये b है और ये a है, अब इन दोनों को प्लस करने से भी कितना आएगा, a प्लस b आएगा। तो दैट मींस a प्लस b इज इक्वल्स टू, मान लो ये r है तो r इक्वल्स टू a प्लस b, और इसको प्लस करने से क्या आएगा, b प्लस a, ये भी कितना आएगा, r ही आएगा, क्योंकि a और b को प्लस किया तो ये r आया, क्योंकि रिजल्टेंट तो इन दोनों का प्लस ही है ना। अब पहले इसको ले गया फिर इसको, तो b प्लस a भी क्या आया, r ही आया। तो बोथ आर इक्वल, सो हेंस इट इज कम्यूटेटिव। ये मैं क्यों बोल के रख रहा हूँ, ये बाद में जब हम लोग करेंगे तब जाकर पता चलेगा कि हाँ भाई वेक्टर का जो एडिशन है वो क्या है, वो कम्यूटेटिव है। तो ये वेक्टर का फर्स्ट पार्ट था, इसमें मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ये सब कुछ बोला। तो इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हो, और इसका आगे का पार्ट भी धीरे धीरे आता रहेगा। तो तब तक पढ़ाई करते